अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ बहुत ही तकलीफ़देह मनाज़िर हैं, कुछ बड़ी ही तकलीफ़देह ख़बरें हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो बजाए इसके कि मैं शुरू में ही आपको बहुत बुरी-बुरी ख़बरें सुना दूँ, क्यों ना पहले खुशखबरियों से उसका आगाज़ किया जाए और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज के व्लॉग में जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो जनाब, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो शैतानियत के पैरोकार थे, एप्स्टाइन फाइल्स का नाम आपने सुना ना कि क्या-क्या कुछ और किस-किस तरह के गंदे धंधे इनके बेनकाब हो रहे हैं, वो आगे चल के मैं बात करूँगी व्लॉग के अंदर। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की जितनी ज़्यादा कोशिश की गई, इस्लाम उतना ही ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे अच्छी और आज की खुशखबरी वाली बात ये है कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बरतानिया के अमीर तरीन अरबपति शख्स हैं। आपको पता है कि अरबपति शख्स ऐसा नहीं होता कि आपने जाकर उसको किसी चीज़ की दावत दी और उससे बड़े आसानी से उसको कबूल कर लिया, बल्कि वो उसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो मामलात जो हैं वो अनानियत परस्ती पे आ जाते हैं कि भई मेरी अना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और इनका नाम भी बड़ा अजीब है, इनका नाम है जी अल्फ़े 20। बरतानिया के अमीर तरीन अरबपति रहने के बावजूद, पूरी दुनिया घूमने के बावजूद, पूरी दुनिया के एक्सपोज़र को अ, अपने तजर्बे के थ्रू देखने, अपनी नज़र से देखने के बावजूद इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस्लाम इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि वो तमाम लोग जो एथिस्ट थे, उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि अब हम मानते हैं कि खुदा का तसव्वुर मौजूद है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ बहुत सारी अच्छी और खुशखबरियों वाली जो चीज़ें हैं वो शेयर की थी, और इसी तरह एक और खुशखबरी आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो शख्स नज़र आ रहा है एहराम में लिपटा हुआ, ये WWE स्टार है जी, सेमी ज़ैन। उसने भी उम्रा अदा करते हुए ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम अब हर घर में दाखिल होगा। इससे पहले मैं आपको एलन मस्क का बता चुकी हूँ कि उन्होंने भी कहा था कि वो एथिस्ट थे, वो खुदा के वजूद के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन अब वो मानते हैं कि वाकई कोई खुदा मौजूद है जो इस कायनात को चला रहा है। और कल के व्लॉग में मैंने आपको एक बड़ी खुशखबरी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि जो रशिया के सदर हैं, रूस के सदर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में ये साफ तौर पे कह दिया है कि रूस के अंदर उन्होंने बड़े लेवल पे इस्लामिक कवानीन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। फिर कल मैंने आपको 2 बयान सुनवाए थे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही थी कि हम जितने भी स्टेनिक रिचुअल्स हैं, शैतान की पैरोकारी करने वाले चर्च हैं, या शैतान की पैरोकारी करने वाले जितने भी इदारे हैं, उन सबको बंद कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बरतानिया के उमरा जो हैं, ये यंग लोगों का खून खाते हैं और फिर ये लोगों का पैसा लूटते हैं। तो अब फाइनली ये खबर आ रही है स्क्रीन के ऊपर कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली बैन कर दिया है जितने भी सैटेनिक टेंपल्स हैं और जितने भी चर्चेज हैं रशिया के अंदर। और आप ये मेरी बात आज लिख लें, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पूरा रशिया इस्लाम कबूल कर चुका होगा। सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि इस्लाम के बारे में जो ये बात है ना कि इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होगा, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगर हम ना भी देख सके, हमारी रूहें ऊपर से शायद अल्लाह ताला हमें दिखाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें हैं वो पूरी होके रहनी है। पहले हम खुशखबरियों का सिलसिला शुरू किया ही है, तो एक और खुशखबरी आपको सुना देती हूँ, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से जाना है। तो एक और खुशखबरी ये है कि जनाब पाकिस्तान ने रशिया के साथ जो है वो तेल के मुआहदे के लिए राब्ता कर लिया है, और रूस ने स्पेशली पाकिस्तान के साथ इसमें दिलचस्पी दिखाई है और रियायती कीमतों के ऊपर तेल फराहम करने की पेशकश की है रशिया ने खुद पाकिस्तान को। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके अंदर भी बेहतरी जो है वो ज़रूर देखेंगे। वैसे खान साहब ये कहा करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं रशिया के साथ तेल के मुआहदे करने जा रहा था, और एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी। अगर एस्टैब्लिशमेंट ऐसा ना चाहती होती तो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो कैसे इतनी आसानी के साथ रशिया के साथ इस तरह के मुआहदे, या सिर्फ रशिया की बात नहीं हो रही, उन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर जाके मुआहदे किए हैं। तो मतलब मुनाफ़क़त या मुनाफ़क़त तेरा ही आसरा। बहरहाल अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। चलिए जनाब, अब मैं आपके साथ खबर शेयर करती हूँ। तो सब लोगों को बड़ा धचका लगा, आप लोगों ने खबर सुन ली होगी, लेकिन अंदर की खबर आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगी जो मेरे सोर्सेज से मुझ तक पहुंची है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि उस्मान अनवर जो हैं आईजी पंजाब, उनको चेंज कर दिया गया है। उनकी जगह राव अब्दुल करीम जो है वो नए आईजी पंजाब जो है वो तैनात हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे थे कि पिछले दिनों ये मैन होल के अंदर जो एक खातून और उसकी छोटी सी बच्ची जो है वो गिर के जाँ बहक हो गए थे, शायद उसकी सज़ा जो है वो उनको दी गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं
کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ پچھلے دنوں میں آپ نے وہ دیکھا نا سرفراز صاحب جو تھے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے، اس کے علاوہ کتنے سارے افسران جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پکڑے گئے تھے کرپشن کے کیس میں. تو اس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ جو وہ والا ادارہ ہے ایف آئی اے کا، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی کمپیٹنٹ شخص چاہیے، تو اس کے لیے جو عثمان انور ہیں ان کو چینج کر کے ایف آئی اے کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور یہ جو عبد الکریم راؤ ہیں ان کو چینج کر کے یہاں پہ پولیس کے محکمے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا ہے تاکہ مزید اصلاحات جو ہیں وہ کی جا سکیں. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیسیکلی عثمان انور سے بہت ہی تنگ تھیں اور وہ ان کو پسند نہیں کر رہی تھیں، ان کی کارکردگی ان کو پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو چینج کروا دیا. کیسے؟ چلیے میں آپ کے سامنے اپنی نیوز کا سورس بھی رکھتی ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ویسے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر اس بات کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے. یہ اسرار احمد راجپوت ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی ایک طاقتور شخصیت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سامنے ایک نہ چل سکی. وہ کہتے ہیں انتہائی متنازع آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تبدیل. راؤ عبد الکریم کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد نیا آئی جی تعینات کر دیا گیا. آگے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی وہ جو طاقتور شخصیت ہے اس نے 2 دن پہلے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، بلکہ سجیسٹ نہیں کیا تھا بلکہ فائنل کر دیا تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا تھا. لیکن عین وقت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ساری بازی پلٹ کر عبد الکریم راؤ جو ہیں راؤ عبد الکریم جو ہیں ان کو نیا آئی جی بنا دیا. یہاں پر وہ کہتے ہیں ایک حقیقت واضح ہے کہ بلال صدیق کمیانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کے فرزند حمزہ شہباز شریف کے خاصے منظور نظر اور قریب مانے جاتے ہیں، جس کا سیاسی طور پر مریم نواز کو نقصان بھی پہنچے گا. اور آگے وہ کہتے ہیں اور یہ بات بھی کسی سے عیاں نہیں ہے کہ مریم نواز پہلے ہی عثمان انور جو ہیں ان سے کافی نالاں رہتی تھیں، اور وہ ان کے انتظامی معاملات میں ان کی اکثر اوقات وہ نہیں سنتے تھے، عثمان انور ان کی نہیں سنتے تھے، یہ ان کا کہنا ہے. اور لہٰذا ایک بار کسی اور کی چوائس کا آئی جی تعینات کر کے سی ایم پنجاب جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنے لیے نئی مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت آئے اور بہت گئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ جناب عالی جو نون ہے اس میں سے شین نکل رہی ہے، جو شین ہے اس میں سے نون نکل رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو حمزہ شہباز ہیں ان کی بڑی رائیولری چل رہی ہے جی مریم نواز کے ساتھ، کیونکہ یہ بات ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بات کہی. یہ سہیل بڑائچ نے بھی یہ بات کی، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بننا چاہتے تھے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز، اور پھر کیونکہ مریم نواز بن گئیں اور کیونکہ نواز شریف کے جو ایک ہی جسے کہتے ہیں نا انہوں نے نامنیٹ کیا ہوا تھا اپنی لیگیسی کو لے کر جس نے چلنا ہے، اپنا نامزد جو بیٹا ہے وہ حمزہ شہباز تھا. لیکن مریم نواز کی اچانک جب انٹری ہوئی ہے یہ سارے معاملات کے اندر تو اس وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہ مریم نواز سے نالاں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب نا ادھر ادھر کی باتیں ہیں، آئیں بائیں شائیں ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کیتھ لیبز اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزوں کے منصوبے جو ہیں اس کے حوالے سے مریم نواز جو ہیں انہوں نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہوا تھا شہباز شریف کو، اور اتنی تعریفیں وہ ان کی کر رہی تھیں اور بار بار وہ ان کو کریڈٹ دے رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ پنجاب کے اندر کس طرح سے شہباز شریف نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ نون میں سے شین، شین میں سے نون، اب حمزہ شہباز کو ادھر کر دیا. اب یہ کہہ دیا کہ جی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جو قریبی تھا اس کو مریم نواز نے آئی جی پنجاب نہیں بنایا اور اپنی پسند کا بنا لیا، اور وہ طاقتور شخصیت منہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. مجھے لگتا ہے یہ صرف آل فال باتیں ہیں. مین بات یہ ہے کہ مریم نواز کا فوکس ہے کہ ہر حال میں پنجاب کے اندر ترقی کرنی ہے، اور وہی بات کہ نون لیگ کا جو ایک مینیفیسٹو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے خود کو منوانا ہے، نہ کہ الٹی سیدھے نعرے لگا کے اور جو ہے وہ عوام کو پاگل بنا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. چلیں جناب، آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پر. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایپسٹن فائلز جو بدنام زمانہ ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے، اس میں لگاتار پوری دنیا کے جو با اثر افراد تھے نہ صرف ان کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں، نہ صرف ان کی ای میل سامنے آ رہی ہیں، بلکہ ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہیں. شیطان کے پجاری یہ کون کون لوگ تھے، کون کون شیطان کے پجاری، یہ تمام دنیا کے انفلوئنسڈ جو لوگ تھے یہ جاتے تھے، انفلوئنشل لوگ جاتے تھے اور یہ وہاں پہ جیفری ایپسٹن کے اس
जज़ीरे के ऊपर जाके वहाँ पे रंगरलियाँ मनाते थे और फिर जिन बच्चों के साथ ये गलत कारियाँ करते थे उनको वहीं पे मार देते थे। और ये जो इतने बड़े-बड़े स्कैंडल्स मंज़र आम पर आए हैं, इसमें एक मंज़र आम पे आया है नाम जी शाह महमूद कुरैशी का भी। लेकिन मैं उस पे बात नहीं कर रही थी, पिछले व्लॉग में भी मैंने बात नहीं की थी। कहा ये जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी का नाम भी आया है कि बहुत सारी ईमेल्स के ज़रिए उनका जो तबादला ख़्याल है वो इनके साथ हुआ था। इसके साथ ही ये रेबल फ्लेम हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है और इन्होंने लिखा कि एक और पाकिस्तानी जो है एप्स्टन फाइल्स में आ गया। मलाला यूसुफज़ई का नाम भी इस फाइल के अंदर मौजूद है, जिसके मुताबिक माशा डोकवा ने एप्स्टन को मलाला फंड सपोर्ट करने की दरख्वास्त की थी। अब आपको समझ आ गई होगी कि मलाला यूसुफज़ई जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलती। तो ऑब्वियसली ये तो पूरी दुनिया को पता है कि मलाला यूसुफज़ई किन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, किस तरह से उसके ऊपर फायरिंग करवा के और फिर उसको हीरो बना के पेश करके फ्यूचर में पाकिस्तान का पता नहीं कोई वो लीडर बना के उसको जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की एक नाकाम साजिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त से पहले ही सबको पता चल गया, आश्कार हो गई। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक मलून औरत नजर आ रही है। इसके बारे में ट्विटर के ऊपर इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है कि दिल दुख जाता है। आप जरा अंदाजा करें कि इस औरत ने क्या हरकत की, इतनी गंदी हरकत की कि इसने अपने आने वाली नस्लों को भी मलून बना दिया। सारी ज़िंदगी उनके ऊपर थू-थू होगी। इसने जनाब किया क्या कि इसने जेफरी एप्स्टन, जिसका ये पूरा जज़ीरा था, उस शख्स को इसने काबा का जो गुलाफ है, उसके 3 टुकड़े जो हैं वो भेजे और बताया जा रहा है कि कस्बा शरीफ का ये हिस्सा जो है मुत्तहिदा अरब इमारात का इसमें मुबैना तौर पे नाम आ रहा है कि उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद के ज़रिए एप्स्टन तक पहुँचाया गया और इस वक्त सोशल मीडिया पे उनके ऊपर थू-थू हो रही है। अब अगर ये चीज़ें और थोड़ी-सी कन्फ़र्म होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक जो सोर्सेज़ हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज़, वो यही कहा जा रहा है कि इस मलून औरत ने खाना काबा के जो गुलाफ हैं उसको इस शख्स तक पहुँचाया था। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि क्यों पहुँचाया होगा? भई 2 ही बातें होती हैं। ये जो शैतान के पैरोकार होते हैं ना, या तो ये उसकी बेहुरमती करने के लिए मँगवाते हैं या फिर ये कोई ख़ास रिसर्च करना चाहते हैं जिसकी वज़ह से ये मँगवाते हैं। ख़ास तौर पे जो शैतान के रिचुअल्स करते हैं ना, उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो अपनी रिचुअल्स को कंप्लीट कर सकें। आप अंदाज़ा ये करें ग़लाज़त का कि आप लोगों ने ये ख़बर सुनी थी ना आज से कुछ अर्सा पहले कि जनाब जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, बिल गेट्स, उसकी जो बीवी है उसने अपने शौहर को छोड़ दिया था, उससे तलाक ले ली थी। लोग बड़े हैरान थे कि एक बिलियनियर शख्स, अरबों के जिसके पास असासे हैं, उसकी बीवी ने उससे इतनी जल्दबाजी में तलाक क्यों ली? आखिर वजह क्या थी? मैं आपको बताती हूँ। अब नई जो एप्स्टन की फाइल्स आ रही हैं उसके जो स्कैंडल्स मंजर आम पर आए हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि बिल गेट्स जो है रशियन लड़कियों से लगने वाली जिनसी बीमारियों के इलाज के लिए एप्स्टन से ऐसी खुफिया अद्वियात मांग रहा था जो वो अपनी अहलिया मेलिंडा को बताए बगैर उसको दे सके। वो चाहता था कि वो बीमारी उसकी बीवी को लगाए और इसी मशकूक ताल्लुक और इखलाकी गिरावट की बुनियाद पर 2021 में उसकी बीवी मेलिंडा ने बिल गेट्स से तलाक ले ली थी। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा सारा लिखा हुआ। अब आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन्स का धंधा करने वाला ये शख्स जो है, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे उन वैक्सीन्स के अंदर क्या-क्या होता होगा। और हर मुल्क के लिए अलग वैक्सीन्स बनती हैं, हर कंट्री के लिए अलग से वो चीज़ें होती हैं। मैं अपनी हुकूमत से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आँखें बंद करके इस शख्स के साथ मुलाकातें मत कर लीजिएगा। इस चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अपनी तहकीक भी कर लिया करें कि पता नहीं वो हमारे लोगों को क्या-क्या लगा रहे हैं। शायद वो दज्जाल के आने की तैयारी के लिए इस तरह की वैक्सीन्स देते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता जो है वो बाद में एक्सेप्ट करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये भी माइंड प्रोग्रामिंग हो सकती है। आई डोंट नो, ये एक फ़लसफ़ा है, ये एक मिथ है, ये एक समझ लें कि एक मफ़रूज़ा है या स्पेकुलेशंस है या जो कुछ भी आप इसे समझते हैं, लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों के सामने आने के बाद अब हर शख्स बहुत ही ज़्यादा डर गया है। बहरहाल जनाब ये था आज का व्लॉग। बारी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या ख़्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तजज़िया जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।